आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। दुनिया के अहम तरीन सी रूट्स और उसके अंदर जो चोक पॉइंट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इन पे हम ब्रॉडर व्यू में कई बार बात कर चुके हैं। सबसे अहम जो सी रूट्स हैं दुनिया में, उनमें से एक मिस्र के अंदर मौजूद ये नहर सुएज़ या सुएज़ कैनाल भी है। ये नहर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक शॉर्टकट है दुनिया के दो बड़े हिस्सों को आपस में ये नहर जोड़ रही होती है। जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ये नहर सुएज़ है, सुएज़ कैनाल, और इसमें से अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर गुजर रहा है। रेड सी से मेडिटेरियन सी की तरफ ये एयरक्राफ्ट जा रहा है। नहर सुएज़ या सुएज़ कैनाल 193.3 किलोमीटर लंबी वो नहर है जो कि एज आई सेड के दो समंदरों को आपस में जोड़ती है, मेडिटेरियन सी और रेड सी। जिससे होता यह है कि फौजी जहाज़ों और ट्रेड शिप्स को घूम के अफ्रीका के नीचे से होके इतना लंबा चक्कर काट के गुजरने की बजाय यहाँ से शॉर्टकट से होके गुजरना पड़ता है। अगर आप मैप देखें ना, आपको सब समझ में आएगा कि अगर ये नहर सुएज़ ना हो ना, ये शॉर्टकट ना हो, तो हर वो जहाज़ जो कि एशिया से यूरोप या यूरोप से एशिया जाता है उसको नीचे से इतना लंबा चक्कर काट के गुजरना पड़ेगा। इस लंबे चक्कर को अवॉइड करता है ये नहर सुएज़, और इससे हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इन रीजन्स के जो ट्रेडर्स हैं उनके बच रहे होते हैं। अच्छा, ये कोई कुदरती नहर नहीं है बाय द वे, ये कोई नेचुरल नहर नहीं है, ये इंसानों ने बनाई थी, ह्यूमंस की बनाई हुई अपनी ये नहर है। यहाँ पर कुदरती तौर पर खुश्की ही खुश्की थी, ज़मीन थी। 193.3 किलोमीटर लंबी ये नहर 1859 में, यानी आज से कोई 163 ईयर्स अगो इस पे काम शुरू हुआ था। 10 साल इसको बनाने में लगे और 30,000 लोग एट अ टाइम इस पर काम करते थे हमेशा, इन सारे 10 सालों में। यानी कि 30,000 तो डिप्लॉयड होते ही होते थे। टोटल इस पर 15 लाख लोगों ने काम किया और इस बीच 1 लाख से ऊपर लोग जो थे वो मारे भी गए इस दौरान। अच्छा, अंग्रेज़ों की और फ्रेंच जो कॉलोनियल फोर्सेस थी उनकी हुकूमत थी ना, लिहाजा फोर्स्ड लेबर जो था वो भी बेतहाशा आया इस पे। लोगों को पकड़ के कैदी भी इस पर लगाए गए काम से, तो दूसरे जो लोग गुलाम बन के लाए गए, इंडिया से भी लाए गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से उनको लगाया गया। यहाँ पर 15 लाख लोगों ने मिल के काम किया, तब जाके ये शाहकार मास्टरपीस बनाए। इस कैनाल पे फ्रांस और यूके के इंटरेस्ट थे, उन्हीं की कंपनियों का ये प्रोजेक्ट था सारा, वही कॉलोनियल फोर्सेस है। ज़मीन इनकी है, ज़मीन मिस्र की है, लेकिन वो वहाँ पर सेठ बन के बैठे हुए थे और उनका कब्ज़ा था इसके ऊपर, उन्हीं का प्रोजेक्ट था ये। फ्रांस और इनका यूके वालों का, दोनों सुपर पावर थे अपने दौर के। इनकी कंपनियाँ इसको ओन करती थी, इस कैनाल को ओन करती थी, कई डेकेड्स तक वो इसको ओन करते रहे। और इनके अंदर से जो जहाज़ गुजरते थे उनसे पैसे ये लोग ले रहे होते थे, ये फ्रांस और यूके वाले। लेकिन फिर 1956 में एक ट्विस्ट आ गया कहानी में। 1956 में तब के मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर, आपने नाम तो सुना होगा इनका, जमाल अब्दुल नासिर साहब ने इस नहर को नेशनलाइज कर दिया कि गोरे निकले सारे यहाँ से, ये नहर हमारी है, ये ज़मीन हमारी है, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं, निकलो यहाँ से। इस वजह से फ्रांस और यूके ने इजराइल के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, एक साजिश रची। उन्हीं के कहने पे, फ्रांस और यूके के कहने पे इजराइल हमला कर देता है मिस्र के ऊपर। ऑब्जेक्टिव ये था कि ये नहर हमने अपने कब्जे में करनी है, इस नहर से मिस्र को परे धकेलना है। अच्छा, जंग शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई और इस जंग को सेकंड अरब इजरायली वॉर कहा जाता है हिस्ट्री में। मिस्र एक तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल, फ्रांस और यूके, तीनों बड़ी फोर्स तो उधर है और यहाँ पे अकेला मिस्र। लिहाजा डैमेज मिस्र का बहुत हुआ, 1650 कम से कम मिस्र के लोग शहीद हुए और उधर दूसरी तरफ 200 से ज़्यादा जो थे वो मरे। मिस्र ने सुएज़ कैनाल बंद कर दिया, इस बीच जंग के दौरान, क्राइसिस के दौरान बंद कर दिया। इसको स्विस क्राइसिस कहा जाता है। दुनिया भर का ट्रेड रुक गया, ट्रेड रुक गया, सप्लाई चेन का इशू क्रिएट होने लगा। यूरोप के अंदर चीज़ें शॉर्ट होने लगी मार्केटों में, इवन वहाँ पर
चावल और ये चीज़ें भी मिलना मुश्किल हो गई। और अमेरिका उन दिनों जमाल अब्दुल नासिर के साथ खड़ा था, सोवियत यूनियन भी उन दिनों जमाल अब्दुल नासिर के साथ खड़ा था, क्योंकि इनका जो आपसी रिलेशन था, अभी तक नई नई वर्ल्ड वार स्टार्ट हो रही थी, इतना ख़राब नहीं हुआ था रिलेशन इनका आपसी, अमेरिका का और सोवियत का। तो ये दोनों जमाल अब्दुल नासिर के साथ खड़े हो गए। इन्हीं की धमकी पे जंग बंदी हो गई। इन दोनों ने, सोवियत ने भी और अमेरिका ने भी, यूके को और इसराइल को और फ्रांस को धमकी दी कि जंग बंद करो वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपको फाइनेंशियली भी डैमेज करेंगे हर तरह से। लिहाजा यूके, फ्रांस जिल्लत के साथ पीछे हटे, लेकिन इसराइल को वहाँ पे एक बड़ा फ़ायदा हो गया। इसराइल को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिल गया रेड सी के अंदर, क्योंकि रेड सी में ये जो दो जज़ायर आप देख रहे हैं, आइलैंड्स, तीरान आइलैंड है ये और दूसरा सनाफिर आइलैंड है, ये मिस्र के पास थे, सऊदी के आइलैंड थे, लेकिन सऊदी ने गिफ्ट कर दिए थे मिस्र को। यहाँ पे आ गया इसराइल। यहाँ पे जो इसराइल आ गया तो रेड सी में उसको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन उसको हासिल हो गया। इसराइल वाज द नेट गेनर। इनको भी नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ मिस्र वालों को, और यूके और उनका तो बिल्कुल वाट लग गई दोनों की, यूके की और फ्रांस वालों की। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकली जमाल अब्दुल नासिर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो एज अ हीरो इमर्ज होता है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी और अरब वर्ल्ड में ख़ास तौर पर वो एक हीरो बन के उभरा कि इस बंदे ने यूके को और इनको फ्रांस वालों को शिकस्त दी और इसराइल वालों को उनको पीछे धकेला है। लेकिन इस जंग के बाद जब अमेरिका सोवियत के दरमियान कोल्ड वार बढ़ने लगी, दरारें बढ़ने लगी, तो इस बीच ये होता है कि जमाल अब्दुल नासिर का झुकाव हो गया सोवियत यूनियन की तरफ, वो ज़्यादा उधर टिल्ट हो गए। तो अमेरिका ने फिर सुएज़ कैनाल का अल्टरनेट बनाने पे गौर शुरू कर दिया कि अगर वो उधर चले गए तो कोई बात नहीं, वी हैव द ऑप्शंस। अमेरिका ये अल्टरनेट कैनाल क्या आपको पता है कहाँ बनाने जा रहा था? आप ज़रा ये मैप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो सुएज़ कैनाल यहाँ पे है, लेकिन इसके साथ ही समंदर की ये जो दूसरी पट्टी आपको नज़र आ रही है, सुएज़ कैनाल की एक तो पट्टी है ना, लेकिन ये दूसरी पट्टी भी है इसके साथ। दिस इज़ गोइंग टुवार्ड्स इजराइल और ये मिस्र और सऊदी के बीच से गुजर रही है। इसको कहते हैं, इस पट्टी को कहते हैं गल्फ ऑफ अकबा, खलीज अकबा। अच्छा, ये एज आई सेड कि इसके एक तरफ सऊदी, दूसरी तरफ मिस्र है, बीच में ये पानी है और बीच में यही वो आइलैंड्स हैं जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, सनाफिर और तीरान आइलैंड। ये सऊदी के थे, बाद में इन्होंने मिस्र को गिफ्ट किए, मिस्र से इजराइल ने कब्जा कर लिए। 1960s में जब यहाँ पर ये सारे क्राइसिस हो रहे थे तो उस वक्त भी यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हासिल कर चुका था ये जो इजराइल है। तो इस वजह से अमेरिका कॉन्फिडेंट था कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ भी इजराइल है तो पूरा गल्फ ऑफ अकबा के ऊपर उसकी आराम से वो नेविगेट कर सकता है, तो यहाँ से एक कैनाल हम निकाल सकते हैं। और उसके बाद अमेरिका ने ये सारी ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ा ही ख़तरनाक प्लान बनाया, खौफनाक प्लान, जिससे दुनिया एक तरह से ख़तरे में पड़ गई थी। मिडल ईस्ट तो ख़तरे में था ही था, लेकिन पूरी दुनिया मैं समझता हूँ कि ख़तरे में पड़ी थी। बहुत ही ख़तरनाक प्लान अमेरिका ने डिज़ाइन किया। इन्होंने 520 न्यूक्लियर बम, 520 न्यूक्लियर वेपन्स इस पूरी पट्टी में गिराने का फैसला कर दिया, जहां से ये कैनाल बनाना जा रहे थे, गल्फ ऑफ अकबा से लेके और मेडिटेरियन तक वाया इजराइल। बिजनेस इनसाइडर ने खबर लगाई थी कुछ अर्सा पहले अमेरिका के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का हवाला देकर के द यूएस हैड अ प्लान इन 1960s टू ब्लास्ट एन अल्टरनेटिव सुएज कैनाल थ्रू इजराइल यूजिंग 520 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। इजराइल बड़ा खुश था वैसे, ये मैं आपको बताऊं, बड़ा खुश इजराइलियों हो, वहाँ पर तो खुशी के शादमाने बज रहे थे कि स्ट्रेटेजिकली हम इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं मिस्र से भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव सुएज कैनाल आएगा जो कि पूरा वेस्ट यूज़ करेगा, उधर तो कोई जाएगा ही नहीं। वो खुश थे अपने ही इलाके पे, जो कि उन्होंने फ़लस्तीन का इलाका ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, उस पर बम बरसाने में वो खुश थे, क्योंकि अपनी चीज़ नहीं है ना, जिसकी अपनी चीज़ होती है ना दर्द उसको होता है। वो कहता है यार मेरी ज़मीन है तो मुझे, मेरी ज़मीन पे ये न्यूक्लियर क्यों फाड़े जा रहे हैं, उसको दर्द होगा, फ़लस्तीनियों को दर्द होगा। इनकी ज़मीन अपनी है नहीं, ये पता नहीं किधर किधर से यूरोप से आकर इनको इन्होंने लाके और रेफ्यूजीज़ पहले बना के और बाद में इनको कब्जा ही दे दिया। तो ये बड़ा खुश थे कि यार अच्छा है, करो करो बनाओ, ये अच्छा है हमारे लिए कि यहाँ पर अल्टरनेट एक बनेगा। लेकिन अरब वर्ल्ड जो था वो बड़ा शदीद नाराज़ था इस पर। इवन अमेरिका के इत्तेहादी जो थे अरब वर्ल्ड में, वो भी नाराज़ थे कि आप क्या कर रहे हैं भाई, इस किस्म की मैडनेस की हम इजाज़त दे ही नहीं सकते। लिहाजा इस प्लान की पॉलिटिकल कॉस्ट CIA के एनालिसिस के मुताबिक बहुत ज़्यादा थी।
और उन्होंने कहा कि ये हम सारे इत्तेहादी लूज़ कर सकते हैं। ये प्लान ही ठुस हो गया। उसके बाद अमेरिका को डर लगा, CIA की प्रॉपर रिपोर्ट आई कि ये जो प्लान है ना, इससे अगर हम अरब इत्तेहादियों की मर्ज़ी के बिना बनाएंगे, अगर ये हरकत हमने की तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा सोवियत यूनियन को होगा। वो हमारी इस हरकत का एडवांटेज लेंगे और हमारे इत्तेहादी उधर हो सकता है कि डाइवर्ट हो जाएं, उधर सोवियत यूनियन ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मिडल ईस्ट के अंदर पहले ही वो ज़्यादा मजबूत थे। ये जो सीरिया था, सीरिया भी उनके कैंप में था, जमाल अब्दुल नासिर। बीच में आपको एक बात बताऊं, अजीब बात बताता हूं आपको, सीरिया और मिस्र एक मुल्क थे। एक बीच में उन्होंने फेडरेशन बनाई थी, दोनों मुल्कों को मिला के एक मुल्क कर दिया था। ये भी हुआ है बाय द वे। ये मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स बड़ी दिलचस्प रही है। मिडल ईस्ट जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इसकी आप जितनी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ये बड़ा ही कमाल का एक इसका इस रीजन की ही तारीख रही है। अरब जो हैं कभी आपस में इनके इख्तलाफ हो जाते हैं, कभी ये मिल जाते हैं, कभी कोई यहाँ पर फोर्स आ जाती है, लेकिन ये बात है कि किंग मेकर हमेशा इन्हीं में से कोई एक रहा है। हर बार मिडल ईस्ट के अंदर पहले मिस्र होता था, फिर सीरिया हो गया, फिर ये अभी सऊदी अरब वाले किंग मेकर हैं वहाँ पे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी हिस्ट्री रही है हमेशा से। लिहाजा पॉलिटिकल कॉस्ट की वजह से अमेरिका इस प्लान पे आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने कहा कि हम इस रीजन के अंदर आइसोलेट हो जाएंगे, इसीलिए ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था। वरना ये भी दिन दुनिया ने देखना होता कि 520 एटम बम मिडल ईस्ट के अंदर फटने जा रहे थे। 520। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा हो जाता ना तो ज़मीन की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता और इस रीजन में तो तवातुर के साथ ज़लज़ले आते रहते। फिर आजकल वैसे ईरान के एक न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए अमेरिका परेशान है, इजराइल परेशान है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन जब अपना मतलब इनको पड़ रहा था, जब अपना काम था इनका, तो 520 न्यूक्लियर इन्होंने ऐसे ही, जैसे पीनट खा रहा हो ना कोई बंदा छिलके उतार के, तो ऐसे ही इतना आसानी के साथ 520 न्यूक्लियर मारेंगे, कोई मसला ही नहीं, नर निकल जाएगी। और इधर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है कि ईरान को एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करनी चाहिए। और अपने दौर में तो पता नहीं क्या क्या सुभान अल्लाह इन्होंने करके रखे हुए कारनामे, आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे कि इनकी इतनी क्या इन्होंने काम किए हुए हैं वहाँ पे। लेकिन एक तरह से अच्छा हुआ, अगर वहाँ पर दूसरा अल्टरनेट बन जाता तो सुएज कैनाल का वैल्यू ख़त्म हो जाता, मिस्र का वैल्यू थोड़ा सा डाउन हो जाता। इस वक्त भी मिस्र स्ट्रेटजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है और आज भी मिस्र की हुकूमत वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स ले रही होती है और अरबों डॉलर्स वो सालाना इससे कमा रहे होते हैं।